क्रिया विधि भी समझा दे चुके थे कि मेरा जो अभिकारक होता है वो पहले क्या होता है, अणु के रूप में टूटता है। टूटने के बाद वो पुनः क्या होता है, चलो देखना रासायनिक विधि में हम बताए थे कि जैसे कि मान लो मेरा ये H2 जो रो2 है, ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, H2O यानी जल बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ होता क्या है, पहले ये मेरा HH के रूप में टूटेगा और फिर ये मेरा यानी ये जो है मेरा एक अणु है और ये दूसरा अणु है, ठीक है ना। तो ये दोनों अणु के बीच में क्या एक बंधन बना होता है। तो ये पहले क्या करता है, अपने बंधन को यानी जो बंधन है उसको तोड़ करके परमाणु के रूप में बदल जाता है। बंधन को तोड़ करके ये दोनों परमाणु के रूप में बन गया। इस पे प्लस आयन और इस पे प्लस होता है, प्लस एक, और इस पे फिर होता है मेरा -2 और -2, ठीक है ना। यानी कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के बराबर है। तो देखना यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच जो होता है वो क्या होता है, मेरा बंधन बना हुआ होता है। तो ये अभिक्रिया करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले परमाणु के रूप में बनता है और ये आपस में इसका क्या है, बंधन टूट जाता है, आपस में ये बंधन टूट जाता है। अब टूट जाने के कारण ये इससे बंधन तोड़ता है, लेकिन इससे जाकर के बंधन क्या करता है, नया बंधन बना लेता है, क्योंकि प्लस जाएगा माइनस की ओर और माइनस आएगा प्लस की ओर। तो यहाँ देखना -2 है ऑक्सीजन का जो है, अभी -2 क्या होती है, सब संयोजकता पे निर्भर करती है, ठीक है। संयोजकता जब आएगा तो बताएंगे। तो -2 होती है और ये +1 और +1 तो 2 को के बराबर हो गया। तो ये दोनों मिलके H2 और H2O बना लिया। लेकिन यहाँ देखो वो O तो बच गया, तो ये क्या करेगा, फिर से एगो और H2O को अभिक्रिया करवाएगा, यानी H2O क्या हो जाएगा, ये वाला 2 तो इसी तरह से ये 2 H बनेगा, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। तो ये वाला H अभी क्या करेगा, इसके साथ जाकर के बना लेगा और 2H2O बनाएगा, यानी 2 जल बनाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं H2 + Cl2 का। तो जब हम इसको सनलाइट में भी क्रिया कराते हैं कि पहले होता क्या, ये दोनों अभी क्या चीज में है, अणु के रूप में, क्या चीज में है, लेकिन ये आपस में जब अणु है वो क्या चीज में टूट जाएगा, परमाणु के रूप में। तो देखो 2 H है ना, तो ये बन जाएगा 1H, ये बनेगा 1H। अब ये जो है वो एक धातु होने के कारण, यानी कि S ब्लॉक के तत्व होने के कारण प्लस चार्ज में होगा और वर्ग 1 में है तो 1 होगा, इस पे प्लस चार्ज, और Cl भी टूट जाएगा अपने अणु के रूप में, तो इस पे होगा माइनस। तो देखो पहले से क्या था, ये दोनों के बीच एक बंधन बना हुआ था, इसके बीच और इसके बीच। यहाँ देखना इस पे -2 था, तो 2 हाइड्रोजन के बराबर था, इसमें सब में -1 है, चूंकि 1 लिखना जरूरी नहीं भी होता, तो ये सब आपस में होगा। अब देखो क्या हुआ, ये दोनों के बीच बंधन बना हुआ है, इसके बीच बंधन बना हुआ। अब ये क्या करेगा, अपना जो ये बंधन है इसको क्या कर देगा, दोनों आपस में तोड़ देगा, ये अपना बंधन, और तोड़ने के बाद माइनस वाला प्लस वाला के साथ बंधन बना लेगा और प्लस वाला जो है वो माइनस वाला के साथ बंधन बना लेगा। अब देखो इसको हम इस तरह समझ लेते हैं, मान लिया जाए ये 2 बहन है, देखो अच्छा प्लस चार्ज किस पे आता है, प्लस चार्ज उस पे आता है जो त्याग करता है, बता चुके हैं, और माइनस उस पे आता है जो ग्रहण। क्योंकि प्लस का मतलब क्या है कि धनवान, अब जो धनवान होगा वही तो त्याग करेगा ना, यानी वही तो दान करेगा। तो ये क्या करता है, प्लस चार्ज होता है, यानी अपनी इलेक्ट्रॉन का दान करता है और तब प्लस चार्ज में आ जाता है। अब मान लेते हैं ये दोनों एक बहन है, तो दोनों के बीच क्या है कि एक रिलेशन बना हुआ रहेगा। अब अगर मान लीजिए इसकी शादी करना है तो क्या करना है, दूसरे की तरफ जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए एक ये दोनों बहने मतलब लड़की है, तो इसको शादी जब भी होगा तो एक लड़के के साथ ही होगा, यानी दूसरे यानी प्लस वाला है तो उसका हमेशा रिएक्शन किसके साथ होगा, माइनस के वाला के साथ, ये कंफर्म हो जाना, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि इसके साथ अगर शादी हो रहा है तो इसका एक नया बंधन बनेगा, कहीं ना कहीं बंधन में थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ेगी, समझ में आ रहा है ना। दूरी बढ़ने का मतलब क्या, यहाँ से टूटेगा, और ये भी दोनों अगर भाई है तो इसके साथ जब शादी हो रहा है कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ भी बंधन कुछ टूटता है। फिर अगर इसका हुआ तो पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि ये कहीं और चला गया और ये कहीं और, तो फिर ये दोनों मिलके बनाएगा क्या चीज, HCl, यानी कि दोनों फिर मिला करके एक नया परिवार बनाता। उसी तरह से यहाँ फिर दूसरा बनेगा मेरा HCl। क्या समझ में आया है ना, यही है मेरा क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। उसके बाद चलो आगे लिखो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। चलो पहले समझाते हैं। देखो गैस की उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, गैस का मतलब क्या है, जिसे हम अभी तुरंत देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया।
तो कुछ ऐसे भी क्रियाएं होती है जिसका हम जब निर्माण करते हैं तो उसमें गैस बन जाता है। क्या बनता है? गैस। वो गैस का कोई काम नहीं होता है, वो बस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जैसे हम यहाँ एक रिएक्शन लिख रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना। मान लो ये मेरा ये रिएक्शन है CaCO3, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर या खड़िया, ये सब इत्यादि जो भी हो। जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और ये मेरा साइन क्या चीज का है? याद रखना। तो ये मेरा क्या है? देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, रासायनिक नाम हम इसका लेते कैल्शियम, और ये कार्बन। तो ये टूट जाता है। यहाँ से देखना, पहले ये तो हम बताए थे अभी जस्ट कि पहले अपने अणु के रूप में टूटेगा। तो चलो इसको हम पहले अणु के रूप में इसका तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये Ca है। हाँ, यहाँ ये मत सोचना दोनों अलग लगता थे। Ca कैल्शियम है, जो जिसका परमाणु संख्या 20 याद है ना। फिर ये मेरा क्या है? कार्बन है। फिर ये मेरा क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना, जिसमें 3 ऑक्सीजन है। तो ये CO जो है इसका एक ऑक्सीजन को ले लेता है, इसका एक ऑक्सीजन को, तो ये बना लेता है CaO। फिर देखो यहाँ C तो बच गया एगो, तो प्लस C, और इसका एक ऑक्सीजन निकाला है तो 2 को तो बचा हुआ है ना, CO2। तो यहाँ इस तरह से टूट करके बनाता है। समझ में आया? अब देखना यहाँ पे ये क्या है मेरा? कैल्शियम ऑक्साइड, Ca कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 यानी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरा गैस है। ये मेरा क्या है? तो देखो ये भी क्रिया किए हम, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड तो बना, लेकिन साथ में उसके साथ क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। तो गैस अच्छा बन गया कि नीचे रहेगा या ऊपर उड़ जाएगा। तो इसके लिए एक साइन देते हैं इस तरह का, जिसमें कि ये इससे ये पता चलता है कि ये गैस कहाँ है? ऊपर जा रहा, और इसी से ये पता चलता है कि ये गैस भी है। समझ में आया ना? तो यानी कि गैस की उत्पत्ति में एक निश्चित चीज है कि जब भी गैस का उत्पत्ति होगा तो हम इस तरह का तीर देंगे। रिएक्शन में दिया हुआ रहता है, नहीं भी दिया हुआ रहता है, लेकिन जरूरी नहीं हम ये दे दें तो भी ठीक है, ठीक है ना। इसलिए यूज हम इस तरह के तीर का करेंगे। समझ में आया? अब देखो इसका मतलब क्या, बहुत व्यक्ति को देखोगे खाना में कि अगर मान लीजिए वो अंडा खा लिया या फिर कुछ भी चीज, तो बोलता है ना कि मेरा पेट में गैस बन रहा है। या अगर जो कोई अधिक दवा खा रहे तो वो बोलता है होता कैसे है? हमारे पेट के अंदर जो भी हम खाते हैं उसका क्या होता है? रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के फलस्वरूप वहाँ क्या उत्पन्न हो जाती है? गैस। उसी प्रकार जब यहाँ पे रिएक्शन होता है तो इस तरह का गैस उत्पन्न होता है। समझ में आया? चलो दूसरा बात, अपक्षेप का बनना। अपक्षेप मतलब क्या होता है? कुछ भी जमा होकर के नीचे बैठ जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं कि मान लो कि हम सर्फ घोलते हैं, पानी में घोलते हो ना, तो देखोगे झाग बन जाएगा। क्या झाग बनता है? झाग मतलब जो बुलबुला टाइप का होता है उसको हम झाग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेन, तो वो झाग होता है ना। लेकिन जब ज्यादा सर्फ दोगे, मान लिया जाए मेरा एक बाल्टी है, ठीक है ना, इसमें पानी है, हम इसमें जब सर्फ घोलते हैं तो ऊपर ऊपर क्या मेरा झाग इस तरह से बन जाता है। लेकिन जब ज्यादा सर्फ घुला जाता है तो देखोगे कि नीचे इस तरह से करके बैठ भी जाता है, बैठता है। तो ये जो नीचे बैठ गया हम इसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना। इसी को क्या बोलते हैं? अवक्षेप का बनना। और अवक्षेप का बनना है तो अवक्षेप कहाँ जाकर के नीचे बैठेगा या ऊपर बैठेगा? नीचे ना। तो यानी कि अवक्षेप जहाँ भी बनता है वहाँ हम इस तरह के तीर का यूज करते हैं। समझ में है? अगर इस तरह का तीर है इसका मतलब वो कहाँ है? नीचे बैठ रहा है, यानी वहाँ क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। और अगर इस तरह का तीर है इसका मतलब वो गैस है, यानी कि वो क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। इस चीज को समझ में आया है? रिएक्शन के फलस्वरूप गैस निकला, इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता। इसका मतलब क्या? रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी विशेषताएं आती रहती है? तो यानी कि गैस भी बनता है और साथ में अवक्षेप भी बनता है। तीसरा मेरा है रंग परिवर्तन। तीसरा मेरा क्या है? रंग परिवर्तन। तो रंग परिवर्तन का मतलब क्या है कि देखो हम मान लिया जाए किसी में पानी ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं? ठीक है ना। पानी का कलर कैसा होता है? ठीक है ना, एक उजला टाइप का, सफेद टाइप का होता है। अगर हम उसमें चीनी डाल दे, चीनी भी उजला होता है, लेकिन फिर भी देखोगे जो शरबत बनेगा उसका कहीं ना कहीं थोड़ा पीला टाइप का हो जाता है, होता है ना। तो यानी पीला टाइप का जो मेरा शरबत हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? रंग का परिवर्तन। रंग का क्या हो रहा है? और इसमें ये भी देख सकते हो, मान लो तुम ले लो लाल कलर, लाल ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं? लाल। और उसमें पीला या कोई दूसरा कलर मिला दो तो लाल या पीला नहीं बल्कि और दूसरा कलर बन जाएगा, यानी तीसरा बन जाता है। 2 कलर मिलाने पर तीसरा कलर बन रहा है, यानी रंग भी उसका क्या हो रहा है? परिवर्तित।
उसके बाद है ताप में परिवर्तन। ताप में भी परिवर्तन हम लोग महसूस करते हैं। जैसे कि मान लो पानी ले लिए किसी बाल्टी में, उसमें सर्फ घोलने की बजाय तुम क्या करो, सर्फ को हाथ में रख करके दो, जैसे जैसे वो घुलता जाएगा उसे तुम क्या उष्मा छोड़ता है। उष्मा छोड़ने का मतलब ताप बढ़ता है, तो हाथ गर्म टाइप का लगेगा। महसूस किया अभी? तो यानी कि उसमें ताप आया कहाँ से? तो जब सर्फ जो है वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया जब कर रही है जल के साथ, तब उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, उष्मा। और वो भी अपने आप उष्मा उत्पन्न हो रही है, हम नहीं उष्मा कर, क्या उसको हम गर्म करते हैं उस जल को, लेकिन अपने आप होती है ना, तो ये उष्मा। और जरूरी नहीं कि ताप में केवल उष्मा ही निकले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठंडक महसूस भी होती है। बहुत सारे ऐसे भी चीज होते हैं जो हम करते हैं तो उसमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। अगला है मेरा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है, देखना यहाँ पे हम अभी जस्ट देखे थे कि यहाँ पे चीनी जो है एक ठोस अवस्था है ना। चीनी यानी जिसको हम शुगर या शक्कर कहते हैं वो एक ठोस अवस्था है, लेकिन जल में मिलाने के बाद वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं द्रव की तरह वो भी बदल गया। हाँ, हल्का गाढ़ा हो जाता है द्रव, लेकिन फिर भी एक द्रव की अवस्था में रहता है ना। यानी कि वो जो चीनी ठोस अवस्था में क्या वो ठोस अवस्था में दिखता है, उसमें मिलता है, उसमें नहीं ना। तो यानी उसके अवस्था में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो ये सारे मेरा क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं की क्या होती है, विशेषताएं होती है। समझ में है ना? तो चलो सबको एक एक करके लिख देते हैं, लिख लिए हो ना? क्लियर। चलो यहाँ पे देखना क्या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अब ये सब क्या जरूरत क्या है, इसका मतलब क्या है कि देखना, इससे रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने में हमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम देखे थे रासायनिक अभिक्रिया की बहुत विशेषताएं, जिसमें से 5 गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन या फिर अवस्था में परिवर्तन। कहने का मतलब क्या, मान लो हम दो वस्तु के बीच अभिक्रिया करवा रहे हैं, अगर गैस की उत्पत्ति उससे हो गई तो इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक। भौतिक, क्योंकि भौतिक में गैस की उत्पत्ति होगी ही नहीं, जब भी होगी तो वो किसमें होगी, रासायनिक में। अगर ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन मतलब क्या, या तो गर्म हो गया या फिर ठंडा, क्योंकि ताप के परिवर्तन तो गर्म और ठंडा दोनों होना, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ठंडा या गर्म हो गया, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। अगर उसका कलर चेंज हो गया यानी रंग चेंज हो गया तो रासायनिक परिवर्तन। अगर उसका अवस्था जैसे द्रव से ठोस बन गया, ठोस से द्रव बन गया तो रासायनिक परिवर्तन। समझ में ये सब चीज आ रहा है ना? चलो, तो उसी में से अब पहला मेरा क्या है, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जब हम करवाते हैं तो करवाने के बाद, करवाने के पहले नहीं, करवाने के बाद उससे गैस निकलती है। उससे क्या निकलती है, गैस। जैसे कि यहाँ देखना, चूना पत्थर जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम पूछ रहे हैं तो रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म करने पे वो क्या बन जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। अब वो गैस है तो गैस कभी भी क्या स्वतंत्र रहती है, वो तो डायरेक्ट उड़ जाती है। तो क्या है कि गैस की उत्पत्ति होती है, यानी वो गैस बन जाती है। अब लास्ट में ये साइन, इसका मतलब बता चुके हैं कि गैस क्या हो रहा है, उड़ रहा, ऊपर उड़ रहा। क्लियर ना? चलो अगला फिर हम देखते हैं। हाँ, ये मेरा जो है अभिक्रिया लिखा हुआ और ये मेरा समीकरण। जब अभिक्रिया पूछेगा तो हम अभिक्रिया, समीकरण लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अभिक्रिया होना जरूरी है। समीकरण भी लिख दोगे तो कोई टेंशन नहीं, तो अभिक्रिया पूछेगा तो ये अभिक्रिया लिखना जरूरी है। ये इसका मतलब दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है और ये डिटेल उसका है। ये जो है ये क्या है, मेरा एक समीकरण है, और ये जो है ये है अभिक्रिया। ठीक है ना? यानी किस तरह से करवाते हैं वो है। अगला है अवक्षेप का बनना। तो यहाँ एक चीज याद कर लेना कि मतलब समझ लो कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप क्या होता है, ठोस पदार्थ। क्योंकि ये जब हम अब विलयन का मतलब क्या होता है पहले ही समझते हैं। विलयन मतलब क्या होता है, तो विलयन मतलब क्या होता है, मान लो हम यहाँ चीनी लिए और जल लिए, तो देखो जब घोल के जो शरबत बना वो शरबत जो बना वो शरबत विलयन कहलाएगा। वो शरबत क्या कहलाएगा, और बहुत जगह देखोगे कि जलीय विलयन लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब है चीनी किसमें घुला, यानी जो घुला हुआ है वो जल है तो जलीय विलयन, अगर अम्ल है तो अम्लीय विलयन हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? यानी वो घोल जो है, जो विलयन है वो किस चीज का, अगर जल का है तो वो जलीय विलयन, एल्कोहल का है तो एल्कोहल मतलब शराब होता है। ठीक है ना? तो देख बहुत व्यक्ति शराब में भी कुछ कुछ मिला के पीता है, तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोहलीय विलयन हो जाएगा। अगर अम्ल होगा तो वो होगा अम्लीय विलयन। ठीक है ना? तो जलीय विलयन है, इसका मतलब पूछे मतलब कि वहाँ जो है जल में कि ये जिसे मान लीजिए हम जलीय विलयन देते हैं तो उसमें पहले देखो विलयन जो है इसमें कुल 3 होता है। एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक और तीसरा होता है विलयन। विलय
विलायक विलयन। विलयन को दूसरा नाम हम घोल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? और विलायक जो इसका नाम घोलक होता है और इसका नाम घुल्य होता है। घुल्य मतलब जो घुल गया, तो चीनी घुलता है या जल घुलता है? तो चीनी हो जाएगा घुल यानी विलय। अब बताओ शरबत में विलय जल हुआ कि चीनी विलय हो गया? विलय मतलब इतना समझ में गायब हो जाना, चीनी ना। तो यानी विलय मतलब जो विला गया या घुल मतलब जो घुल गया, तो दोनों क्या है? चीनी। ये दोनों एक दूसरे का नाम है। पर विलायक मतलब जो विला दिया, जो विला दिया, तो विला कौन रहा है? जल ना, वो अपने अंदर आया उसको विला दिया। या घोलक यानी जो अपने अंदर घोल लिया, तो वो क्या है? जल। और विलयन जो इन दोनों से मिलकर बना हो, यानी विलय और विलायक से मिलकर बना हो, विलयन या घोल। समझ में आ गया ना? तो विलयन क्या है? यानी कि 2-3 गो वस्तु होगा जो आपस में क्या है? घुल मिल जाएगा, यानी घोल बन जाएगा। ठीक ना? तो अगर इसमें जो घोलक है, ये घोलक अगर विलयन है, देखो घोल इससे निश्चित नहीं होता, निश्चित होता घोलक से। यानी जो बिलाने वाला जो बिला रहा है अपने अंदर, उससे। अगर ये जल है तो जलीय विलयन, अगर ये अल्कोहल है तो अल्कोहलीय विलयन, और अगर ये अम्ल है तो अम्लीय विलयन। इससे मतलब ना है कि विलयन निर्धारित करता है ये कि किस प्रकार का विलयन होगा। ठीक है ना? दूसरी बात, हम जल और चीनी लेते हैं, तो बताओ चीनी की मात्रा ज्यादा होती है या जल की? जल की ना। तो यानी विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि विलय की मात्रा कम होती है। क्लियर ना? तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि हम जब विलयन बनाते हैं, तो विलयन बनाते हैं तो क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो घुल नहीं पाते, वो नीचे जाकर के क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। अब घुल गया तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। बैठ जाना नीचे मतलब कहीं कहीं ठोस अवस्था में। तो अवक्षेप जो है वो क्या है? एक ठोस पदार्थ होता है जो विलयन से क्या होता है? पृथक हो जाता है, यानी विलयन में घुल नहीं पाता, उससे अलग हो जाता है। ठीक ना? और यहाँ पे क्या है कि ये जो फिर नहीं घुल पाया वो एक ठोस पदार्थ होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। और अवक्षेप हमेशा कहाँ जाता है? तो नीचे जाकर के बैठ जाता है। ऐसे भी देखोगे पानी में कोई हम ठोस पदार्थ देते हैं, वो क्या है? जो जिसका घनत्व अधिक हो जल से, तो नीचे जाकर के क्या हो जाता है? बैठ जाता है। ठीक ना? तो यानी नीचे जाकर के कहाँ बैठ जाता है? तो वो जल में बैठ जाता है। और वो दर्शाने के लिए हम इस तरह के तीर का यूज करते हैं। समझ में आया ना? ये तीर हम समीकरण में लिखते हैं, ना कि अभिक्रिया में। अभिक्रिया में कहीं भी हम नहीं लिख रहे। तो समझ में आया ना कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी अभिक्रिया हो जाएगा तब, उससे पहले नहीं। ठीक ना? विलयन में कुछ ठोस पदार्थ क्या विलयन से पृथक हो जाता है, यानी विलयन में तो मिलाते हैं लेकिन उसमें घुल नहीं पाता, उससे क्या होता है? अलग। अब अलग हम इसलिए बोल रहे हैं कि शरबत जब बना दिए तो उसे चीनी और ये जल को अलग कर पाएंगे? करेंगे। जब भौतिक प्रक्रिया अपनाएंगे तब उसको गर्म करो, ये करो करो। अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो डायरेक्ट हम अलग कर सकते हैं? नहीं। अब सोच लो जल में हम कंकर मिला दिए तो कंकर नहीं मिलेगा, तो हम उसे अलग कर लेंगे आराम से छान के। कंकर को अलग नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये जो है ठोस पदार्थ को नीचे जाकर के क्या हो जाता है? बैठ जाता है। समझ में आया ना? तो ये और ये विलयन से क्या होता है? पृथक हो जाता है, अलग। जिस तरह कंकर क्या विलयन से आराम से अलग हो जाएगा, उस तरह। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब Cl। तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, जिसको हम साधारण यानी जो खाते हैं उस नमक, समझ में है ना? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड किस चीज में घुला होगा? जल में। समझ में है ना? यानी नमक को किस चीज में घोलेंगे? जल में। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब चांदी, याद करो बताए थे Ag, नॉर्मल आवाज है तो कम दाम वाला चांदी। तो सिल्वर नाइट्रेट Ag और नाइट्रेट NO3 का विलयन डालने पर, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड यानी नमक का क्या है? जलीय विलयन है, उसमें हम क्या चीज डाल रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं। सिल्वर का Ag और नाइट्रेट का NO3 का जब विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सिल्वर क्लोराइड। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो सफेद रंग का होता है, जो नीचे जाके क्या होता है? बैठ जाता है। और वो दही की तरह होता है, वो दही की तरह। अब दही की तरह होने का मतलब क्या है कि दही क्या होता है? एक परत की तरह होती है, जिसका एक एग्जाम्पल इस तरह से हम देख सकते हैं कि सरफ देखोगे घोल दोगे तो सरफ कुछ पिघला पिघला लगेगा, लेकिन हाथ में छानोगे तो दही जिस तरह आ जाता है उस तरह से आता है ना? ट्राई कभी किया इस चीज को? हाँ, तो उसी तरह से होता है। और हम जानते हैं कि सिल्वर है यानी कि चांदी है, तो चांदी का कलर ऐसे भी सफेद ही होता है ना? तो किस कलर का होगा? सफेद कलर का। और दही के परत के जिसे कहाँ बैठ जाता है? नीचे। ये अब देखो इसका रिएक्शन ये है, यानी कि यह अभिक्रिया था और इसको समीकरण में लिखेंगे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर क्लोराइड देखो Ag सिल्वर और Cl क्लोराइड का अवक्षेप, तीर का मतलब क्या? नीचे बैठ गया, यानी ठोस पदार्थ होगा
तीर लगा हुआ नीचे की तरफ तो समझ लेना ठोस पदार्थ, और ऊपर की तरफ तो समझ लेना गैस है, ठीक है ना। और फिर सिल्वर नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बना NaCl3। अभी कैसे हुआ अभिक्रिया वो भी थोड़ा दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पे NaCl किसके साथ आया है, AgNO। अब बताना सोडियम वर्ग 1 का तत्व है ना, तो प्लस चार्ज इस पे आएगा। क्लोरीन जो है मेरा वो P का है, जो बाद में हम बता देंगे, ठीक है ना, वर्ग 17 का ही है, तो इस पे माइनस आएगा। यहाँ उसी तरह सिल्वर इस पे प्लस चार्ज होता है, और नाइट्रोजन पे नाइट्राइट पे NO3 पे माइनस चार्ज, ठीक ना। तो हम अभी जस्ट बताए थे कि जब अगर जो अभिकारक है, ये अभिकारक अभी तक है ना, तो क्या करेगा, पहले अपने अणु परमाणु को क्या कर सॉरी अणु को क्या करेगा, परमाणु के रूप में तोड़ देगा। तो चलो तोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, Na बनेगा, और यहाँ से फिर बन जाएगा Cl। तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे आ गया मेरा, फिर देखो इन दोनों के बीच अभी बंधन बना हुआ है ना। फिर देखो यहाँ पर इसे ई टूटेगा तो Ag, इस पे आएगा प्लस चार्ज, और NO3 पे माइनस चार्ज। अब देखो ये दोनों आपस में क्या करेगा, बंधन जो है पुराना बंधन उसको तोड़ के नया बंधन बना लेगा। तो जब नया बनाएगा तो प्लस जाएगा माइनस की तरफ, माइनस जाएगा प्लस की तरफ, तो AgCl ये घुल नहीं पाएगा तो नीचे जाके बैठ जाएगा। और यहाँ है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। समझ में आया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड, Ba बेरियम Cl क्लोराइड। लेकिन बेरियम जो है वर्ग 2 का तत्व है, कितना का है, याद करो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप Ba यानी बेरियम तो वर्ग 2 का है। तो हम बताए थे जो वर्ग 2 का तत्व है उसका संयोजकता कितना होगा, 2। इसका संयोजकता कितना है, 2। और क्लोराइड चूंकि 17 का है तो इसका 1। यहाँ पर भी देख सकते हो क्लोराइड का 1 लिए थे, और यहाँ भी कितना होगा, 1 संयोजकता। ये हम संयोजकता नीचे लिखते हैं, ठीक ना। तो अभी फिलहाल 2 को बताए थे, आज तो बताएंगे ना कि अच्छा ठीक है, हम कल बता देंगे फिर आगे। तो देखो यहाँ तो जब अभिक्रिया होती है, मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जब इस तरह से लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसका जो है ना संयोजकता वो इसको दे देते हैं, इसका संयोजकता इसको दे देते हैं। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B, और ये नीचे लिखा था 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, और ये 2 था 2। इसमें जोड़ का कोई चीज का चिन्ह नहीं पड़ता। अब देखो एक को लिखना जरूरी नहीं रहता, इसलिए क्या बन गया, BaCl2। समझ में है ना। अगर इससे भी हमसे पूछे कि इस Ba का संयोजकता क्या है, इसमें 2 है, इसका मतलब 2 होगा, इस तरह से, ठीक ना। लेकिन ध्यान से, क्योंकि इसमें कटछट भी होता है जो कि बाद में पता चलेगा, ठीक ना। चलो हाँ, कहाँ थे हम, यहाँ पे। तो BaCl2 बनाया, और इसी का जलीय विलयन, इसका मतलब ये क्या है, जलीय विलयन है में तनु सल्फ्यूरिकम। अब तनु शब्द आ गया, तनु मतलब क्या है, तनु मतलब समझना, हम मान लो शरबत बोल रहे हैं तो कभी देखती होगी हम लोग बोलते चीनी फीका था थोड़ा, मतलब थोड़ा फीका होने का कारण क्या है, ये जो बिले है कम मात्रा में मिलाए थे, क्योंकि जितना मिलाना चाहे अगर उतना मिला देंगे तो नॉर्मल मीठा रहेगा। लेकिन अगर उससे अधिक मिला दिए तो अधिक मीठा, उससे अधिक मिला दिए तो जब अधिक होता है तो हम उसको सांद्र बोलते हैं, केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, सांद्र। और जब कम होता है तो उसको हम तनु बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या, तनु मतलब तनी मनी मिलाया है, तनु मतलब तनी मनी, यानी बिले तनी मनी यानी थोड़ा मात्रा मिला हुआ है, समझ रहे हो ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब वो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बहुत ही क्या होगी, कम होगी, क्लियर हो ना। अब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन सल्फेट, समझ में आया ना, हाइड्रोजन सल्फेट को डालने पर बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जस्ट इसी की तरह Ba टूटेगा Cl टूटेगा। देखो तोड़ के दिखाते हैं, रुको इसको इस इधर करते हैं। बेरियम क्लोराइड है और किसके साथ है, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। ये H2SO4 कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना। इसको थोड़ा दिखाते हैं, इसकी हाइड्रोजन की संयोजकता, क्योंकि वर्ग 1 का तत्व है, इसकी संयोजकता 2 होती है, लिखना भी नहीं है लेकिन इसकी 2 होती है, ठीक ना। तो ये इधर जाता है और ये इधर, तो H2SO4। अब SO4 इसमें 1 रखेंगे तो इस तरह से करेंगे तो 1 को लिखना अनिवार्य नहीं है, तो H2SO4 बनता है, ठीक ना। तो अब देखो जब इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले टूट जाता है BaCl2। अब वर्ग 2 का तत्व है तो इस पे +2 आएगा, इस पे -1 आएगा। अब -1 आ गया +2, देखो फिर भी बराबर है क्योंकि Cl क्या वो है,
एगो पर एगो माइनस तो दूगो पर दूगो माइनस, और एकरा पर अकेले दूगो माइनस, तो बराबर कर लिया ना। अब देखो फिर इसको अब तोड़ते हैं, प्लस SO4 पे देखो इस पे दोगो, एगो पर एक प्लस, तो यहाँ दूगो है ना, तो दूगो प्लस और यहाँ दूगो माइनस, क्लियर ना। तो अब देखो क्या करेगा, ई जो है प्लस वाला किसके पास जाएगा, और प्लस माइनस वाला प्लस। यहाँ देखो प्लस वाला माइनस के साथ गया तो BaSO। अब इसकी भी संयोजकता 2 और इसकी भी संयोजकता है ना, ये +2 और ये -2, तो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को काट देगा, 2 कटता है ना, खत्म। तो क्या बन जाएगा सीधे BaSO4। अब ये क्या करेगा, एक अपक्षेप बन के नीचे बैठ जाएगा, और ये अपक्षेप भी कैसा होगा, सफेद होगा। कैसा होगा, अपक्षेप है इसका मतलब ठोस है, अपक्षेप है इसका मतलब ठोस है, और जो कहाँ जाके बैठेगा, नीचे तल में। समझ में आ रहा ना। अब देखो यहाँ पर, और H और Cl जब अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, याद करो, H2Cl2 क्या बनेगा, HCl, जो कि HCl। लेकिन यहाँ देखना H भी दूगो, Cl भी दूगो, तो यहाँ 2HCl। समझ में आया है, तो ये क्लियर हो गया ना। ठीक, चलो इधर देखना, देखो दो को हम देख चुके थे। पहला क्या था, गैस की उत्पत्ति, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, गैस उत्पन्न होती है। दूसरा था अपक्षेप का बनना, जिसमें हम कह सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपक्षेप बनता है, अपक्षेप का निर्माण होता है। जिसमें अब पूछा जाए ये कि अपक्षेप क्या होता है, तो अपक्षेप एक ठोस अवस्था होती है जो विलयन से पृथक होकर उसके तल में क्या होती है, बैठ जाती है वो। ठीक ना। चलो अगला है रंग में परिवर्तन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो रासायनिक अभिक्रिया करवाने के बाद उसके रंग में क्या होती है, परिवर्तन। पहले नहीं, जब अभिक्रिया होगी तो उसके बाद रंग में गैस भी बनेगा तो पहले नहीं बनेगा, अभिक्रिया होने के बाद। अपक्षेप भी बनेगा तो पहले नहीं बनेगा, अभिक्रिया के। रंग में भी परिवर्तन होगा तो पहले नहीं होगा, अभिक्रिया के। ताप में भी परिवर्तन होगा तो पहले नहीं होगा, अभिक्रिया के। और एक है गैस, जिसमें गैस भी बनेगा तो पहले नहीं, अभिक्रिया के बाद, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। चलो सबको इस तरह से सीधे लिख देना कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस है तो गैस की उत्पत्ति होती है, अपक्षेप है तो अपक्षेप बनता है, ताप है तो ताप परिवर्तन है, सब में। ठीक ना। बाकी अब अपक्षेप क्या है, तो वो अपक्षेप का एक परिभाषा हो गया कि अपक्षेप एक प्रकार की क्या ठोस पदार्थ है, यानी ठोस अवस्था जो विलयन से पृथक होती है। अब यहाँ देखते हैं रंग में परिवर्तन, जिसे हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, के पोटेशियम हो गया, MnO4 हो गया परमैंगनेट, जिसमें Mn मेरा मैग्नेट होता है और वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट के हाँ ये भी अब पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, तो बैगनी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, बैगनी होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी कलर में के विलयन में थोड़ा थोड़ा क्या डालते हैं, नींबू का रस निचोड़ना, मतलब उसको गाड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा नींबू अगर गाड़ते हैं, मान लो ये इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट लिए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा क्या करें, नींबू डाले, तो ये पहले तो कैसा कलर है, बैगनी। थोड़ा सा नींबू डाले तो हल्का कलर चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा डाले हल्का, यानी थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इसका रंग भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। यानी जब डालते हैं तो क्या है, रंग बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, यानी जैसे जैसे हम नींबू डालते जाते हैं वैसे वैसे इसका बैंगनी रंग गायब होता जाता है। किसका, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का। समझ में आया। दूसरा है, इसी का हम लेते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसमें मेरा के पोटेशियम हो गया, Cr क्रोमियम हो गया और O ऑक्सीजन हो गया, तो डाइक्रोमेट। ठीक ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन, देखो यहाँ पर जो विलायक है वो अम्ल है, जल नहीं, जल आता तो जलीय विलयन, लेकिन यहाँ क्या है, अम्ल है, तो अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन का नारंगी रंग। अब यहाँ एक चीज ये भी हुआ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है, नारंगी। कैसा होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग कैसा होता है, बैंगनी। पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या है, KMnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2C2O7। समझ में आया ना। के अम्लीय विलयन में नारंगी रंग का सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब डाई मतलब दो, डाई मतलब दो होता है, मोनो मतलब एक होता है। ठीक ना है। तो डाइऑक्साइड जब हम मिलाएंगे, प्रवाहित करवाएंगे, तो ये डाइऑक्साइड क्या है, मेरा गैस है, क्या है, गैस है। तो प्रवाहित कराने पर विलयन का रंग कैसा, नारंगी था ना,
यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी था तो नारंगी से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हरा। हरा कब होगा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का नारंगी रंग हरा कब होता है, जब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की गैस प्रवाहित कराते हैं तब। समझ में आया। अगला है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन बता भी चुके हैं, उष्माक्षेपी उष्मा शोषी दोनों होता है, यानी कि या तो उष्मा बढ़ जाएगा या उष्मा घट जाएगा। बढ़ गया तो उष्माक्षेपी, घट गया तो उष्मा शोषी। जो देखो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उसमें परिवर्तन होता है उष्मा का, जैसे कली चूना यानी CaO। जब इस पे हम जल गिराते हैं तो पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, उष्मा निकलती है। क्या निकलती है, उष्मा। और ये उष्मा निकलती है तो अभिक्रिया को जल्दी करा देती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण मतलब अभिक्रिया को मिश्रित होना, मिश्रण मतलब क्या, तुरंत मिल जाना, तो मिश्रण का ताप क्या बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जैसे कि देखो हम जल में चीनी घोल रहे हैं तो देखोगे घुलाते हैं तो जल्दी घुल जाता है, छोड़ देते हो तो कम देरी लगता है। अब उसी जल में चीनी को दे दो, घुलाना ना है, ताप यानी कि चूल्हे पे या किसी चीज पे चला दो, देखो तुरंत गर्म हो जाती, घुल जाए, होता है ना। क्यों, क्योंकि उसका ताप बढ़ गया। अब ताप बढ़ गया तो घुलाने का क्षमता भी क्या है, बढ़ जाएगा। तो यानी कि देखना कि घर को जब पोतने के लिए लाता है, यानी पेंट करने के लिए लाता है हम चूना, कली चूना जिसको हम CaO बोलते हैं, तो इसमें जल मिलाता है। और जब मिलाता है तो देखोगे कि उसमें कुछ ना कुछ उष्मा निकलती है। क्या करती है, उष्मा। और यही उष्मा निकलती है जिससे कि जल्दी क्या है, घुल जाता है। इसी को हम बोलते हैं अभिक्रिया मिश्रण। अगर ये पूछा जाए कि किसी अभिक्रिया की ताप बढ़ा देने पे क्या परिवर्तन होगा, तो अभिक्रिया जल्दी समाप्त हो जाएगी, जल्दी। और अगर ताप घटा दिए तो धीरे धीरे होगी। ताप घटाने पे क्या होगी, धीरे धीरे। समझ में आया ना। चलो जैसे कि देखो जब खाना में नमक कम रहता तो बोलते हैं अभी गर्म है जल्दी मिला दे, मिल जेते सब लोग। इसका मतलब क्या, खाना गर्म है मिला देंगे तो मिलने के बाद जो जल है सब जगह फैल जाएगा। लेकिन अगर ठंडा हो गया तो अभिक्रिया धीरे 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 होगा, यानी कहीं रह जाएगा नमक तो कहीं नमक, क्योंकि पूरा मिलेगा तब तो नमक बराबर होगा ना। समझ में आया ना। तो फिर हाँ, तो उसमें से तो क्या उसका बढ़ जाएगा। दूसरा हम ले रहे हैं कि एक परख नली में हम थोड़ा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का NH4 और क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को लेकर उसमें क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम के Ba हाइड्रोक्साइड OH, तो BaOH का होल 2, इसको पढ़ते हैं BaOH का होल 2। यहाँ 2 अगर वही ये रहता था A प्लस B, तो A प्लस B का होल स्क्वायर। याद करना, इसका मतलब ये होल हो गया, इसका मतलब ऊपर था तो स्क्वायर, नीचे है तो 2। समझ में आया ना। ये मैथ का खैर मेरा था और ये केमिस्ट्री का। तो BaOH का होल 2, BaOH का, इसको क्या पढ़ते समझ में आ गया, ठीक। BaOH का होल 2 का विलयन पर अमोनियम क्या था, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और अमोनिया। देखो अमोनियम में NH4 होता है, लेकिन अमोनिया में NH3 एवं जल H2O बनता है। और जब हम उसकी परख नली को छूते हैं तो उससे क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। उससे क्या होती है, ठंडक। इसका एक एग्जांपल ये देखो, मान लो कि तुम पानी का बोतल ले लिए, हम इसको फ्रिज में रख देते तो निकालने के बाद ठंडक महसूस होती है ना, जस्ट उसी टाइप का, ठीक है ना। तो ठंडक महसूस होती है और इससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, यानी अभिक्रिया का जो मिश्रण का जितना ताप होना चाहिए उससे घट जाएगा। और अभिक्रिया की दर भी घट जाती है, यानी अभिक्रिया भी धीरे धीरे होगी, यानी लेट से होगी, ठीक है ना। तो देखो NH4Cl प्लस BaOH का होल 2, जब इसके बीच अभिक्रिया करवा रहे हैं तो BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया और H2O जल का निर्माण होता है, ठीक। इसमें देखो जब भी ये लिखने के लिए कहेगा तो ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, जो उसमें सीधे लिख देना कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप बोला तो ताप में परिवर्तन होती है, अवस्था बोली तो अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप बोला तो हाँ लिख देंगे कि अवक्षेप का निर्माण होता है। अब उसके नीचे क्या करना, अवक्षेप का परिभाषा लिख देना कि एक ठोस पदार्थ में ठोस अवस्था होती है जो बिलियन में से क्या होती है, पृथक होकर उसके तल में बैठ जाती है। इसमें से भी दो परिभाषा मेरा निकलेगा कि जब ताप बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं और ताप घट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। जो ताप बढ़ता है उसको उष्माक्षेपी बोलते हैं और जो घट जाता है उसको उष्माशोषी। और एक रह गया 5वां क्या मेरा, अवस्था में परिवर्तन, जो कि हम कल करेंगे, ठीक है। इसको